जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने ND1 2025 और CDS1 2025 की जो पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, दैट टू फ्री बैचेस। हमारी ग्राउंड जीरो की टीम की तरफ से जो आपको फ्री बैचेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसमें मैं विशाल गुप्ता आपकी GS की क्लासेस ले रहा हूं और मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉलिटी स्टार्ट किया था और आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी वाले टॉपिक की। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2 लेक्चर्स बना चुका हूं, आज है इसका 3rd पार्ट। तो जो बच्चे पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, और जो ऑलरेडी मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां मैंने प्रीवियस क्लास को छोड़ा था। ठीक है, तो जुडिशरी में हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ लिया था अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमेंबर दैट। ओके, अब आज मैं आपको उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां बताने आया हूं। देखो, आर्टिकल 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब आपको इनमें से कुछ आर्टिकल्स तो मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 132 ये एपीलेट जुरिस्डिक्शन आपको याद हो, एपीलेट जुरिस्डिक्शन अगर आपको याद हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, है ना। आर्टिकल 133 सिविल मैटर्स के ऊपर, ये सिविल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लिख लेना इसे बेटा, ठीक है। आर्टिकल 134 क्रिमिनल मैटर्स को लेकर, तो ये तीनों के तीनों एपीलेट जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 141 में देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी लॉज डिक्लेयर की होते हैं वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। तो मैंने आपको रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन में पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले दूसरों पर तो बाइंडिंग है लेकिन अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने खुद जजमेंट को, प्रीवियस जजमेंट को चेंज कर सकती है विद अ हायर बेंच जज, ठीक है। फिर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो ये 143 हमने प्रेसिडेंट की पावर में भी पढ़ा था। फिर आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है अगर, तो वो भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इनके अलावा कुछ और भी आपके आर्टिकल्स हैं जो यहां मेंशन नहीं है, तो मैं आपको एक आर्टिकल बता रहा हूं क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, तो उसने मेरे से उस कमेंट बॉक्स पे सवाल किया था, तो मैं उस बच्चे का एक डाउट ले लेता हूं। एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 141, ध्यान देना, आर्टिकल का, सॉरी नॉट आर्टिकल 141, आर्टिकल है आर्टिकल 136। आर्टिकल क्या है बेटा? आर्टिकल का नंबर है 136। और आर्टिकल 136 क्या कहता है आप उसको देखो। आर्टिकल 136 कहता है स्पेशल लीव के बारे में। आर्टिकल 136 जो है ये स्पेशल लीव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, स्पेशल लीव बाय सुप्रीम कोर्ट, टू नहीं, ग्रामेटिकल एरर, बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है? बच्चे का डाउट था कि सर ये स्पेशल लीव बाय सुप्रीम कोर्ट क्या है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो जनरली आपको आर्टिकल 136 के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट नजर आती है। अब ये स्पेशल लीव बाय सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, तो बहुत आसान से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है आप हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। हाई कोर्ट में भी अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेशन ना दे, अगर हाई कोर्ट आपको अलाउ ना करे, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो ध्यान रखें, अगर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है और आप सुप्रीम कोर्ट जाना तो चाहते हैं लेकिन हाई कोर्ट आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो ऐसे में एक अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी? हाई कोर्ट के सर्टिफाई ना करने के बावजूद अगर चाहे तो आपकी उस एप्लीकेशन का को संज्ञान में लेते हुए एक स्पेशल लीव के आधार पर आपके केस की सुनवाई कर सकती है। तो ये स्पेशल लीव का मतलब है क्या है? स्पेशल लीव का मतलब होता है कि हाई कोर्ट अगर आपको सर्टिफाई ना करे सुप्रीम कोर्ट जाने पर, और तब भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं मुझे आपकी अपील को सुनना चाहिए, तो स्पेशल लीव के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, इजंट इट? चलिए यहां पर एक और डाउट, मैं एक बच्चे का और डाउट क्लियर कर रहा हूं।
वो भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 141, इसमें लिखा हुआ है एंसिलरी पावर। ठीक है बेटा, आर्टिकल है 141 और इसमें है एंसिलरी पावर। तो बच्चा पूछ रहा था सर ये एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है एक्स्ट्रा पावर, सुप्रीम कोर्ट की कुछ एडिशनल पावर। सुप्रीम कोर्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको पावर्स दी गई है, जो फंक्शंस दिए गए हैं, उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कुछ ऐसे लॉज बना करके सुप्रीम कोर्ट को सप्लीमेंट्री पावर्स प्रोवाइड करा सकती है। तो सप्लीमेंट्री पावर्स प्रोवाइड कराने के लिए, ध्यान देना मैंने क्या बोला, सप्लीमेंट्री पावर्स प्रोवाइड कराने के लिए किसको, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे लॉज बना सकती है। तो संसद, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सप्लीमेंट्री पावर्स देने के लिए ऐसे लॉज बना सकती है, वही है आर्टिकल 141। तो ये दो बच्चों का डाउट था, मैंने यहां दोनों क्लियर कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दीज आर्टिकल्स, ये दो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां आर्टिकल 214 से 231 हाई कोर्ट से संबंधित, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, तो यहां पर भी आप उन आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हैं। स्पेशली आर्टिकल 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, याद करें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में यहां पर भी आप देख सकते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, अच्छा यहां पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था, इसमें मेंशन नहीं है, तो यहां लिख देता हूं। मैंने आपको क्लास में बताया था बेटा, आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने क्या बताया था मैंने, जो कोर्ट अपने सभी केसेस का रिकॉर्ड रखती हो, सो दैट उसके नीचे की कोर्ट्स उनको फॉलो करे, है ना, बाइंडिंग हो जाए। तो इसीलिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, तो हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है अंडर आर्टिकल 215 रिस्पेक्टिवली। तो 129 में हमने सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट, इन दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रिस्पेक्टिवली माना है। तो ये आपके कुछ आर्टिकल्स यहां पर ऑलरेडी मेंशन है, इनको भी आप अपने नोट्स में अगर आप नोट कर लेते हैं, अब आपके नोट्स थोड़ा सा और बेहतर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको याद रखना है, अब ये टेबल आप देखिए, यहां पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि कौन सी हाई कोर्ट, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बनी, 1866 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किसका है, ये केवल उत्तर प्रदेश को ही के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी जो सीट है वो इलाहाबाद और बेंच लखनऊ। सीट कहां पर है, मेन है कहां पर, हाई कोर्ट सीट माने मेन हाई कोर्ट है कहां पर है, इलाहाबाद में, लेकिन जो इसके बेंच है वो लखनऊ। जैसे हम बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे एस्टैब्लिश हुआ था 1862 में, और ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र को भी देख रही है, गोवा को भी देख रही है, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को भी देख रही है। तो इसकी जो मेन सीट है वो तो मुंबई है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो बेंचेस हमने बनाई है, एक नागपुर में बना दी, एक हमने औरंगाबाद में बना दी, और पणजी गोवा में, गोवा को हैंडल करने के लिए, और एक हवेली दादरा नागर हवेली उसको हैंडल करने के लिए। तो ये बेंचेस बना दी है। तो आपको याद रखना है हाई कोर्ट, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में बनी, और ये आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों को देख रही है। इसकी जो मेन सीट है वो तो गुवाहाटी है, पर इसकी बेंचेस कहां कहां पर है, कोहिमा, आइजवाल और ईटानगर। तो आपको बेंचेस पर बहुत फोकस करना है कि इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की बेंच कहां लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने सभी पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स और उन हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्टिव जो बेंचेस हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, विद ईयर मेंशन कर दिया है। अच्छा, आप इसके आगे देखें, यहां पर झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ऑलमोस्ट 25 हाई कोर्ट्स हमने मेंशन करी है। अच्छा, एक चीज और, कर्नाटका हाई कोर्ट की जो सीट है वो बेंगलुरु में है, पर आपको इसमें एक चीज ऐड करनी है, या नोट्स में मेंशन नहीं है बेटा, वो ऐड क्या करेंगे कि कर्नाटका हाई कोर्ट की जो बेंच है वो एक धरवार में भी है बेटा। कहां पर, धरवार में,
और एक गुलबर्ग में भी है, गुलबर्ग, ठीक है, गुलमर्ग नहीं, गुलबर्ग में भी है। तो दो जगह कर्नाटका हाईकोर्ट की जो है बेंचेस हैं। ऐसे ही आप चेन्नई वाली भी नोट करना, इसमें चेन्नई का भी के बारे में भी लिखा हुआ है। जो चेन्नई है ये आपकी जो मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट की सीट तो चेन्नई में है, पर इसकी एक बेंच मदुरई में भी बनाई गई है, मदुरई। बाकी आप इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं। ये आपका टेबल आपके सामने है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसे कॉपी कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको जीके की बुक में ये मिल जाता है। इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद करना है। अच्छा, अब जुडिशरी को लेकर के और क्या क्या चीजें बची हैं तो वो मैं आपको बता दूं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़े हुए मैटर हमने पढ़ लिए। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, कितनी हाई कोर्ट्स है बेटा? 25। सुप्रीम कोर्ट कितनी है? 1। अब हाई कोर्ट के अंडर में आपकी जो आती है वो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गई, और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, एक होती है सिविल कोर्ट, एक होती है बेटा सेशन कोर्ट, और इसके अलावा एक होती है आपकी रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। और ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये आपकी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रकार की आपकी कोर्ट्स देखने को मिलती है। किसी भी दीवानी मामले को देखने के लिए, जैसे मनी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, लैंड से जुड़ा हुआ कोई मामला है, प्रॉपर्टी को लेकर के जुड़ा हुआ कोई मामला है, ऐसे मामले सारे सिविल मैटर हैं। फिर सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन माने क्रिमिनल, आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले। जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले जहां जाते हैं उस न्यायपालिका को सेशन कोर्ट कहते हैं। और रेवेन्यू माने टैक्स, तो रेवेन्यू से जुड़े मामलों के लिए रेवेन्यू कोर्ट। तो 3 तरह की हमने कोर्ट्स को, न्यायपालिकाओं को कैटेगराइज कर दिया है। अगर हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर होता है एक डिस्ट्रिक्ट सिविल जज, इसको या फिर सीनियर प्रिंसिपल जज भी कह देते हैं, सीनियर प्रिंसिपल जज, है ना, नाम अलग अलग है। ऐसे यहां पर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, यहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, फिर यहां पर आपके होते हैं कमिश्नर। यहां पे कौन होंगे बेटा? कमिश्नर। ओके, यहां पर कमिश्नर। फिर इसके अंडर में, कमिश्नर के अंडर में आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर तहसीलदार आ सकते हैं, उसके अंडर में असिस्टेंट तहसीलदार। ध्यान देना मैंने क्या कहा। रेवेन्यू कोर्ट में कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे असिस्टेंट तहसीलदार। वहीं पर सेशन और सिविल कोर्ट में भी होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। यहां पर भी हमारी होती है आपकी सब जज, इसके नीचे आपकी आ जाती है मुंसिफ कोर्ट। कौन सी आ जाती है बेटा? मुंसिफ कोर्ट। और मुंसिफ कोर्ट के नीचे भी आपकी एक कोर्ट आ सकती है, उसे कहते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट। ध्यान देना मैंने क्या बोला। किसी भी सिविल कोर्ट में एक सिविल जज होता है, सिविल कोर्ट में एक सीनियर प्रिंसिपल जज या सिविल जज, इसके अंडर में जो कोर्ट होती है वहां पर होता है एक सब जज, फैमिली कोर्ट। सब जज के नीचे एक कोर्ट होती है, उसे कहते हैं मुंसिफ कोर्ट। और मुंसिफ कोर्ट से भी नीचे एक कोर्ट आती है जिसे कहते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट जज का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होता है, चाहे वो सेशन जज हो या फिर सिविल जज हो, ठीक है बेटा, सेशन जज हो या सिविल जज हो, तो इन दोनों का अपॉइंटमेंट ही कौन करेगा? तो आप लिखने अपॉइंटेड बाय, या मेंशन कर देता हूं, अपॉइंटेड बाय गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट। ये आर्टिकल 230
3 में लिखा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही जजेस, अदर जजेस इन लोअर कोर्ट्स, other judges in lower courts are appointed by, उम्मीद करता हूं आपको आवाज आ रही है, हेलो, यस, आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग SPSC एंड हाई कोर्ट। ये है आर्टिकल 234। तो ध्यान देना, मैंने यहां पे आपको कुछ आर्टिकल्स, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, अदर जजेस जो अपॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा, ये मैंने दोनों मेंशन कर दे हैं, विद आर्टिकल्स मेंशन करे हैं। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, चलो, अब ये तो हुई बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। क्या इसके अलावा अगर आप पूछे कि सर इसके अलावा कोई और कोर्ट है, यस, हमारे पास और भी कोर्ट्स की कई वैरायटी है। जैसे वेरियस कोर्ट्स, एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक फैमिली कोर्ट भी होती है, भारत में एक फैमिली कोर्ट भी होगी, पर इसके लिए प्रोविजन है कि कोई भी ऐसा शहर, सिटी जहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन हो। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो, 10 लाख। अगर किसी शहर में पॉपुलेशन 10 लाख की है तो वहां पर एक फैमिली कोर्ट बनाई जा सकती है। फिर ऐसे ही हमारे पास एक कोर्ट आती है जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। कौन सी आती है बेटा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करना, इसके फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि जनरली मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होता। फास्ट ट्रैक कोर्ट को निर्माण करने के लिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, वित्तीय आयोग ने ये कहा था कि हमारे देश में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बननी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट यूजुअली बनाई जाती है ऐसे केसेस को सुनने के लिए जिसमें न्याय जल्दी मिलना अति आवश्यक है। जनरली या तो रेप का केस होता है, या ऐसे पैटी केसेस जिसमें थोड़े बहुत जुर्माना भरने पर, मुचलके पर, या फिर जो है सुनवाई की डेट ना आने की वजह से अपराधी जो है जेल में है या बेल पर बाहर है और चक्कर काट रहा है। तो ऐसे केसेस का निपटारा करने के लिए जिसमें न्याय मिलना अति जल्दी आवश्यक है, इसके लिए बनाई जाती है आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, आपने सुना होगा, लोक अदालत का। किसका बेटा, लोक अदालत का। अब ये जो लोक अदालत है ये क्या है, एक जस्टिस थे हमारे, जस्टिस आई थिंक सो PN भगवती एंड अय्यर करके, दो ऐसे जज थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया लोक अदालत का। इनका मानना था कि देखो, कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसी में करीब करीब 8000 के आसपास जजों की संख्या कम है। 8000 जजेस कम है हमारे पास लोअर कोर्ट्स में। और लोअर कोर्ट जो एफिशिएंसी अभी 79% के आसपास चल रही है, मतलब इतना बर्डन है। ओके, तो इनका बर्डन कम करने के लिए लोक अदालत का निर्माण करने का सुझाव दिया गया। लोक अदालत एक प्रकार की ऐसी अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी आप मान सकते हैं, जहां पर रिटायर्ड जजेस या एडवोकेट प्लस कुछ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, prominent social activist can be the jury members, ये jury members बन सकते हैं। और कोई भी ऐसा केस, एनी पर्टिकुलर केस, ध्यान देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनी सिविल केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल केस नहीं बेटा, एनी सिविल केस जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं दो पक्षों के बीच में, जिसमें नेगोशिएशन की संभावनाएं हैं, जिसमें दो पक्षों के बीच समझौता कराया जा सकता है। ठीक है, ऐसे केसेस को हम
लोक अदालत में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोक अदालत है इसमें रिटायर्ड जजेस और एडवोकेट प्लस सोशल एक्टिविस्ट जूरी मेंबर्स होते हैं। सिविल केस, अगर कोई सिविल कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो ऐसे केस को जिसमें दो पक्षों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया जा सकता है, जिसमें नेगोशिएशंस हो सकते हैं, ऐसे केस को हम यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं और इस कोर्ट में लोक अदालत में कोई फीस भी नहीं लगती है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको पॉइंट जोड़ देता हूं, ये लोक अदालत में कौन से प्रकार के केस जा सकते हैं, तो दो प्रकार के। ऐसा केस जो लिटिगेटिव स्टेज पे हो और प्री लिटिगेटिव स्टेज पर हो। प्री लिटिगेटिव स्टेज, दोनों पर। अब आप कहोगे सर ये बड़ा भारी शब्द है। लिटिगेटिव का मतलब लिटिगेशन आपने सुना होगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो लिटिगेशन वर्ड सुना होगा, याचिका, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट। जब आप कोई केस फाइल करने जाते हैं तो अगर आपने सिविल कोर्ट में केस फाइल किया तो आपने एक लिटिगेशन डाली, तो वो तो हो गया लिटिगेटिव स्टेज। या आप अभी डालने जा रहे हैं, तो या तो आपने डाल दी है या डालने जा रहे हैं, दोनों केसेस लोक अदालत में सुने जा सकते हैं। तो हमारे पास लोक अदालत भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, फैमिली कोर्ट भी है। इसके अलावा हमारे पास और भी कोर्ट्स, वेरियस कोर्ट्स में और भी कोर्ट्स आती है, जैसे आपने सुना होगा ई कोर्ट्स। ठीक है, ऐसे ही आपने सुना होगा बेटा मोबाइल कोर्ट्स। ठीक है, तो जो ई कोर्ट है, ई कोर्ट का मतलब क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा केसेस की सुनवाई। मोबाइल कोर्ट्स का मतलब मोबाइल फोन पे नहीं है, मोबाइल कोर्ट का मतलब है बस प्रॉपर इक्विप्ड होगी, इक्विपमेंट्स के साथ। दे आर गोइंग टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज जहां पर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं बेटा। क्या बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने इन्वायरमेंट को लेकर बेटा, पर्यावरण को लेकर हमने एक ट्रिब्यूनल बनाया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या बना है बेटा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऐसे ही हमने एक बनाया है लेबर कोर्ट, सुना होगा आपने। हमने बनाया है इनकम टैक्स क्लेम कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट को लेकर के न्यायपालिका। ऐसे ही हमने बनाए हैं नदियों को लेकर के वाटर ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स का मतलब हिंदी में बता देता हूं, न्यायाधिकरण है बेटा। बेटा क्या है, न्यायाधिकरण। ओके, न्यायाधिकरण। तो जो हमारे पास ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है बेटा, माफी चाहूंगा उसके लिए, है ना। तो न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल माने न्यायाधिकरण, ये भी एक जुडिशियल अथॉरिटी है। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या और भी कोर्ट्स हैं? यस, आपने सुनी होगी, जैसे ग्राम न्यायालय। ओके, तो हमारे पास अनेक प्रकार की कोर्ट्स मौजूद हैं, अनेक प्रकार की हमने जो है ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, हमने न्यायाधिकरण बना रखे हैं, हमने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के आधार पर जुडिशियल अथॉरिटीज, जुडिशियल बॉडीज बना रखी हैं, अथॉरिटीज कहूंगा इनफैक्ट। ओके, तो आपको एक सामान्य ज्ञान इन सबका होना चाहिए। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो एटलीस्ट क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई ये कोर्ट कब बनी, एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर आपसे ईयर पूछा जा सकता है। जैसे आपकी जो फैमिली कोर्ट है वो 1984 में बनी थी, फैमिली कोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो 1984 में हुआ था, और जो ग्राम न्यायालय का निर्माण हुआ था वो 2008 में हुआ था बेटा। कब हुआ था, 2008 में। फैमिली कोर्ट का निर्माण हुआ था 1984 में। तो ये बेसिक फैक्ट्स आप अलग से याद कर सकते हैं। आपको जब जुडिशरी के टॉपिक को अच्छे से थरली पढ़ना है तो आप इस तरह से अपने नोट्स उसमें कंपाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जुडिशरी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? एक बार चेक कर लो, देख लो आप। मैंने आपको जुडिशरी से संबंधित सारी चीजें करवा दी हैं ऑलमोस्ट। ओके, एनीथिंग एल्स? श्योर एकदम?
अच्छा, अब आप एक बार दोबारा देख लो मैंने क्या बोला यहां से स्टार्टिंग से। ओके, फ्रॉम हेयर, यहां से हमने स्टार्ट किया था। हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंप्लीट पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं मैंने यहां मेंशन करे, और मैंने इसमें 2 आर्टिकल्स अलग से बताए, आर्टिकल 136 और आर्टिकल 141। ठीक है, बाकी मैंने यहां पर एक आर्टिकल 129 मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैंने 2 एक्स्ट्रा आर्टिकल्स आपको बताए। ओके, ऐसे ही हमने बेटा हाई कोर्ट से जुड़े हुए आर्टिकल्स पढ़े, हाई कोर्ट्स मैंने कंप्लीट कराई, 25 हाई कोर्ट हैं। कौन कौन सी सबसे पुरानी हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से 3 हाई कोर्ट आती है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और इसके अलावा जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो भी हमने बात करी, कब बनी थी ये भी हमने मेंशन करा। यूपी की जो हाई कोर्ट है वो पहले आगरा में थी, 1875 में इट वाज ट्रांसफर्ड टू इलाहाबाद, ये भी हमने पढ़ा। फिर हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट जजेस वगैरह हमने सब पढ़े थे, हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद कहाँ काम करते हैं एंड सो ऑन, वो हमने पूरा पढ़ा, कंप्लीट करा था हमने। फिर हाई कोर्ट्स, यहाँ मैं आपके सामने लेकर आया नोट्स कि जो 25 हाई कोर्ट है वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, सीट कहाँ पर है, कौन कहाँ बेंचेस हैं और कब एस्टेब्लिश हुई। और इसके अलावा आपकी जो हमने यहाँ मेंशन करा अबाउट दी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो वी हैव अ सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड रेवेन्यू। देखो कहीं भी किसी भी जिले में या तो सिविल कोर्ट का बोर्ड आप देखोगे लगा हुआ, या आपकी नजर में आएगा सेशन कोर्ट लिखा हुआ। तो अब आज के बाद आपको कहीं पर दिखे सेशन कोर्ट तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये क्रिमिनल केस की सुनवाई यहां होती है, ये सेशन कोर्ट है। और ऐसा हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वही उसको फिलहाल कुछ समय के लिए सेशन कोर्ट में अपॉइंट कर दिया, उसी जज को हम सिविल कोर्ट में भी अपॉइंट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हमने सिविल कोर्ट में अपॉइंट कर दिया, तो दोनों का जो स्टेटस है, लेवल है, सेम है, दोनों को अपॉइंट गवर्नर ही करेगा। तो दिस इज दी ड्राफ्ट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे जो आते हैं यहां मैंने आपको मेंशन करे हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट, तो आपका आंसर होगा सेशन कोर्ट। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट किसी भी जिले में सेशन कोर्ट ही होती है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए क्वालिफिकेशन है, और वो क्वालिफिकेशन में आता है वो कम से कम 7 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, वो एज एन एडवोकेट काम कर चुका हो, 7 इयर्स का मिनिमम प्लीडर होना चाहिए, तो वो भी क्वालिफिकेशन है। ओके, क्लियर है। और अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस हाई कोर्ट कब जाएगा वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी केस में जजमेंट में 7 साल से ऊपर की सजा दी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है, कैपिटल पनिशमेंट दी है, तो ऐसे केसेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रांसफर किया जा सकता है हाई कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट बिना हाई कोर्ट की मर्जी के नहीं दे सकती है, ये भी मेंशन किया था। क्लियर है। और ये आपके मैंने कुछ वेरियस कोर्ट्स के बारे में ये मैंने एक, अच्छा, यहाँ मैंने आपको आर्टिकल 233 और 234 समझाया अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और उसके बाद मैंने वेरियस कोर्ट्स के बारे में यहाँ डिफाइन किया। वी हैव अ फैमिली कोर्ट, ये 1984 से चला आ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, है ना। उसके बाद वी हैव ई कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, ग्राम न्यायालय। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों, फिलहाल आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और जुडिशरी की जो 3 क्लासेस मैंने लेक्चर्स बनाए हैं वो कंप्लीट हैं। आई थिंक सो इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अब हमारा मिसलेनियस चलेगा, जैसे हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे पास बचा है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर के, हमारे स्केड्यूल्स एंड प्रीएम्बल को लेकर के, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, तो वो अगली क्लास में हम कवर करेंगे। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।